पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। आज 15 मार्च 2026 है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के बारे में भारत की पॉलिसी क्या है, भारत की कूटनीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या है। दरअसल आपको पता ही है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और धीरे धीरे अब ये बात समझ में आ रही है कि ईरान के बारे में भारत की जो नीति है उसमें कैसे तब्दीली आ रही है, कैसे लग रहा है कि हाँ पहले की जो बात थी वो सही नहीं है या अब जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए हम कुछ मुहावरे पहले चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। मतलब जो खरगोश के साथ आप दौड़िए भी और जो उसका शिकार कर रहा है उसके साथ भी आप शिकार भी कीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको याद हो कि आयतुल्लाह अली खामेनेई पर जब हमला हुआ, उनको जब इसराइल और अमेरिका के हमले में मार दिया गया, उससे ठीक कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे और वहाँ के जो नेतन्याहू हैं नेता बिन्यामिन नेतन्याहू, उनसे गले मिले, वहाँ की संसद में गए और बहुत सारी दोस्ती वगैरह की बात उन्होंने की। और उससे कुछ दिनों के बाद ये हमला हुआ। हमले में जो हुआ कुछ उसकी चर्चा मैं कर चुका, आप जानते भी हैं, और कितनी तबाही वहाँ मच रही है वो भी आप जानते हैं। तो ये जो मामला हुआ अभी भारत का, जो मैंने एक मुहावरा पढ़ा उसके बारे में कोई सीधे सीधे तो मुझे हिंदी का मुहावरा नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक मोटे तौर पर ये लगता है कि ये जो है मामला कातिल से दोस्ती की भी है और मकतूल से हमदर्दी भी जताने की, यानी जिसका कत्ल हुआ उससे हमदर्दी जताने तक मामला पहुंचा है। यानी आपको पता है कि ये आदमी, इस आदमी ने इसकी हत्या की है, वो हत्या हो जाती है, उस हत्यारे से आप गले भी मिलते हैं और फिर जाके आप शोक भी व्यक्त करते हैं। तो ये थोड़ा अजीबोगरीब मामला लगता है भारत की जो ईरान नीति है। और कभी कभी लगा कि ये तो मामला हो गया कि 2 नाव की सवारी हो गई है। कभी लगा कि भारत की जो कूटनीति है वो न घर की रही न घाट की रही। और एक और मुहावरा मुझे सुनने को पढ़ने को मिला, गंगा गए गंगा देश, जमुना गए जमुना देश। मतलब जब जैसे ज़रूरत पड़ी उस तरह से, गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहे जागते रहो। तो ये रही भारत की कूटनीति, राजनीति, ईरान नीति के बारे में मोटे तौर पर जो चीज़ें समझ में आई वो। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ, जो नाजायज़ हमला हुआ, उसके बाद भारत ने क्या किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात अब तक मालूम है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की और उस बातचीत के बाद जो बयान जारी हुआ उसमें बताया गया कि भारत ईरान का दोस्त है और ईरान भारत का दोस्त है। तो ये दोस्ती की बात तो सामने आई और उसमें ये भी शायद बातचीत हुई जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है कि जो हॉर्मुज़ का स्ट्रेट है, हॉर्मुज़ का जो जल डमरू मध्य है, वहाँ से जो रोक लगाई गई थी तेल लाने ले जाने वाले जहाज़ के बारे में, उस पर भी शायद बात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से लगातार बातचीत की है और शायद उस बातचीत में भी यही मुद्दा था। हालांकि भारत ने अब ये कहना शुरू किया कि वहाँ पे तनाव कम होना चाहिए उस इलाके में, लेकिन भारत ने जो नहीं किया अब तक उसकी चर्चा भी इस प्रोग्राम में हम करना चाहते हैं। और वो जो नहीं किया अब तक, वो पहली बात तो ये कि उनके सबसे बड़े नेता, जिनको सुप्रीम लीडर या रहबर आज़म कहा जाता है, उनकी हत्या हुई उस हमले में, लेकिन भारत ने उस हमले की निंदा ना की, उनकी हत्या पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया। इसके अलावा ईरान पर जो हमला हुआ, बच्चे मारे गए वहाँ, उसके बारे में भी भारत ने कुछ नहीं किया अब तक, उसके बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात की और याद दिलाना कि जो बात भारत ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, दोस्ती की, लगभग वही बात जो भारत में या दिल्ली में ईरान के राजदूत हैं उन्होंने भी कहा कि भारत से हमारी दोस्ती है, भारत हमारा दोस्त है। तो पहले तो उन्होंने कोई निंदा नहीं की हमले की, कोई शोक व्यक्त नहीं किया। उसके बाद 5 दिनों के बाद ये बताया गया कि ईरान के जो दूतावास है ईरान का, वहाँ चूँकि वो कॉन्डोलेंस मैसेज के लिए एक रजिस्टर रखा गया, तब जाके भारत के विदेश के जो सचिव हैं उन्होंने वहाँ अपना शोक दर्ज कराया।
शोक में क्या बात हुई ये तो नहीं मालूम बहुत ज़्यादा, सिवाय इसके कि हाँ वो शोक व्यक्त करने की बात कही गई, लेकिन निंदा या इस तरह के हमलों के बारे में कोई बात उसमें सामने नहीं आया। शायद ये सही भी है कि शोक पुस्तिका में इस तरह की बात शायद ना लिखी जाती हो। लेकिन अभी इसके अलावा जो भारत ने नहीं किया वो ये भी है कि इसराइल और अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि वो जो नए नेता हैं इसराइल ईरान के मुज्तबा खामेनेई, उनको भी मार डालेगा। तो इसके बारे में भी भारत ने कभी कोई निंदा नहीं की कि हाँ आप एक देश के नेता को नहीं मार सकते। भारत ने ये भी कभी नहीं कहा कि ईरान की जो संप्रभुता है, ईरान की जो खुद मुख्तारी है, उसको बचाए रखना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं की। तो मोटे तौर पर हमने ये जान लिया कि भारत ने इस दौरान क्या किया और क्या नहीं किया। फिर ये जो दोस्ती की बात शुरू हुई 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद, उसकी वजह आप जानते हैं कि जब ईरान ने पाबंदी लगा दी कि इस इलाके से, उनके इलाके से जो उनके नियंत्रण में है, उससे कोई जहाज़ नहीं पास करेगा तेल रख के या और भी कोई सामान लेके, तो भारत में परेशानी हुई। आप जानते हैं कि भारत में एलपीजी की समस्या कितनी गंभीर हो गई है। हालांकि सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं है, स्टॉक है, अफवाह पर ध्यान ना दें, लेकिन आप सबको मालूम है, आप सब झेल रहे होंगे, हर आदमी झेल रहा है। जो स्कूल कॉलेज के ये मेस हैं वहाँ पे परेशानी हो रही है, अस्पतालों में जो खाना बनता था वहाँ परेशानी हो रही है, सब जगह परेशानी हो रही है। ये और बात है कि भारत सरकार या भारत सरकार के जो मंत्री हैं, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल जो है वो उसकी सप्लाई शुरू की जाएगी। खैर, हमारी बहस का मुद्दा ये था कि भारत की नीति में क्या तब्दीली आए। भारत ने पहले तो ये जताने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में वो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है और कुछ हद तक खाड़ी के अरब देशों के साथ है। और उसकी वजह क्या हुई कि ईरान ने जब जाहिर है वो अमेरिका पर हमला सीधे नहीं कर सकता, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसराइल पर हमले किए और उसके साथ साथ अरब देशों में उन जगहों पर हमला किए जो उसकी नज़र में जहाँ पे अमेरिका का बेस है, यानी जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका जो है वो इस पे हमला कर सकता है, ईरान पे हमला कर सकता है। तो उन जगहों पर तो भारत ने ये ज़रूर किया कि उसने खाड़ी के देशों पर जो हुए हमले हुए उसकी निंदा की और उनके साथ होने का दावा किया, लेकिन ईरान पर जो हमले हुए उसके बारे में अब तक भारत ने कोई निंदा नहीं की। उसका जो नेता मारा गया उनका, ईरान का, उसके बारे में कोई निंदा नहीं की। स्कूल में जो बच्चे मारे गए उनके बारे में कोई निंदा नहीं की। जो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है, जो बिना किसी कारण बताए हुए उन पर जो हमला हुआ, उसकी निंदा नहीं की अब तक भारत ने। शायद भारत में अब भी ये सोच है कि ईरान के बजाय इसराइल और अमेरिका के साथ रहना, खुल के कुछ नहीं बोलना, यही भारत के लिए बेहतर नीति है। फिर ये जो बदलाव आया उसकी वजह मैंने बता दी क्या वजह बनी। अब सवाल ये है कि ईरान क्या सोच रहा होगा। ईरान, ये आपने सुनी है कहावत कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त हो वो क्या होता है। अगर ईरान इस तरह सोचे कि इसराइल हमारा दुश्मन था, है, उसने हमारे नेता को मारा और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उसके प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। ईरान क्या कोई ऐसा स्टेप उठा सकता था जिससे भारत को कोई नुकसान हो, यानी दुश्मन के दोस्त को कोई नुकसान हो। अगर आप परंपरागत रूप से पूछें, पुराने ज़मानों के वक्तों को देखें तो भारत और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से, मुस्लिम देश होने की वजह से ईरान की मुखालफत करनी, उसका विरोध करना है। वही लोग कह रहे हैं कि ईरान भारत के साथ नहीं रहा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अभी हाल की बात है कि जो चाबहार बंदरगाह पर काम मिला था भारत को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जिसको अमेरिका ने रुकवाया, वो एक इस बात का सबूत है कि हाल के दिनों में भी भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं। और जहाँ तक कश्मीर का मामला है, कश्मीर के मामले में हाल के दिनों में ईरान ने ऐसी कोई बात नहीं की जो भारत के खिलाफ जाती हो। तो ये सवाल है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जिसने हत्या की, जिस देश ने हत्या की, उसके साथ अच्छे संबंध है भारत के, बहुत अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलने के बाद मैंने पहले कही, उसके बावजूद ईरान की सोच क्या है। तो जो बात समझ में आती है दरअसल वो है कि ईरान इस समय
अपना एक और दोस्त नहीं खोना चाहता जो भारत है। ईरान की सोच ये है कि अगर वो भारत के खिलाफ भी कुछ करेगा तो जाहिर है वो कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ व्यापारिक संबंध को सिर्फ रोक सकता है या तोड़ सकता है। उसने कुछ हद तक ये काम किया भी है, लेकिन लगता है कि ईरान जो है अपने इस स्थिति का, यानी जो भारत को व्यापारिक फ़ायदा या भारत को गैस की सप्लाई का मामला है, उसका इस्तेमाल इसलिए करना चाहता है कि भारत जो है इसराइल के सामने खड़ा हो, इसराइल को कुछ कहे, अमेरिका के सामने खड़ा हो और कुछ कहे। मतलब ये बात तो सामने नहीं आ सकती है, ये कूटनीति की बात है, डिप्लोमेसी की बात है जो अंदरूनी तौर पर चलती रहती है। और इस वजह से ईरान जो है इस मामले में उस तरह से उग्रता नहीं दिखा रहा, उस तरह से गुस्सा नहीं दिखा रहा जिस तरह का गुस्सा उसे ईरान पर, इसराइल पर है या अमेरिका पर है। अब सवाल यह है कि ये जो भारत की नीति रही है ये कितनी कामयाब है, नहीं है। अगर विपक्षी दलों के बारे में आप पूछिएगा तो उनसे तो वो तो वही कहेंगे कि नैतिक रूप से कहीं से भी सही नहीं है। जो अगर आप मॉरलिटी के हिसाब से देखिएगा तो भारत की नीति कहीं से सही नहीं मानी जाती, लेकिन लोग कहते हैं कि कूटनीति में मॉरलिटी की कोई जगह नहीं होती है, वो जगह बाद में आती है जब कुछ हासिल कर लिया जाता है। तो फिलहाल ईरान और भारत दोनों एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि भारत का जो झुकाव बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ था उसे ईरान पसंद ना करता हो और अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं ये बात चल रही हो, और किस हद तक ये बात कामयाब होगी ये देखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि दरअसल भारत ने पूरी तरह से सिचुएशन को मिसकैलकुलेट किया। भारत ने जो समझा था शायद कि ईरान बहुत जल्दी हार जाएगा, उसके बाद ईरान का और अमेरिका का और इसराइल का वहाँ कब्ज़ा हो जाएगा, सारी जो नीतियाँ हैं वो उसी हिसाब से बनेंगी, सारे जो वहाँ पे व्यापारिक मामले हैं वो इसराइल और अमेरिका के हिसाब से तय होगा। वैसा शायद हुआ नहीं। भारत ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि कई देशों से इस तरह का मिसकैलकुलेशन हुआ है, जिन्होंने ये समझा था कि ईरान जो है आसानी से हार जाएगा, ईरान पर आसानी से कब्ज़ा हो जाएगा। जिस तरह इराक पर या लीबिया पर या जिस तरह से वेनेजुएला का हाल का मामला देख रहे हैं कि कैसे वहाँ के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, जाकर वहाँ उनकी पत्नी को भी वहाँ से लाया गया, और कोई ऐसा बड़ा मामला हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने वहाँ अपना एक तरह से कब्जा जमा लिया, अपने पसंद के लोगों को बैठा दिया। तो वही कुछ ईरान में वो चाहता था, और अब तक 15-16 दिनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो भारत को भी अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा, और फिर बैकडोर चैनल, सीधे बातचीत, दोनों का इस्तेमाल किया गया। और इस मामले में कुछ ही देश हैं जिसने या तो अमेरिका का साथ नहीं दिया या कहा कि हम अपने कम से कम अड्डे नहीं देंगे आपको, जैसे स्विट्ज़रलैंड का हाल में मामला सामने आया, या जैसे नॉर्वे का मामला है, आयरलैंड का मामला है, इटली ने भी बहुत विरोध किया कुछ हद तक। और जिस तरह से पहले के खाड़ी युद्धों में दूसरे देश सीधे हमले में शामिल होते थे, उस तरह का मामला अभी सामने नहीं आया है। तो इन तमाम परिस्थितियों में भारत ने अपनी कूटनीति में बदलाव लाया है। आपको इस पूरे मामले की क्या समझ है, किस तरह आप देखते हैं, कहाँ ये मामला जा सकता है? अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में ये बात बताएंगे तो आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। शुक्रिया।